नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। सबसे पहले वक्फ की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ एक्ट मामले पर लगभग 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। कोर्ट ने मामले को लेकर जारी विवाद के तत्कालीन समाधान के लिए कुछ अंतरिम आदेश देने की मंशा जताई। हालांकि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। केंद्र सरकार समेत नए कानून के समर्थन कर रही याचिकाकर्ताओं की दलीलों के पूरा न होने की वजह से कोर्ट ने सुनवाई को कल दोपहर 2 बजे जारी रखने की बात कही है। वक्फ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 150 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इनमें से 72 याचिकाएं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच में लगी थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमदी, संजय हेगड़े समेत कई बड़े वकील दलीलें रखते हैं। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह दिए जाने का विरोध है। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और याचिकाकर्ताओं के विरोध का क्या कारण है। तो देखिए, कुल मिलाकर बेसिकली कंट्रोवर्सी ये है कि अगर आपने कहा कि ये वक्फ की जमीन है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेसिफिक लॉज है। और वक्फ की जमीन है या सरकार की, ये तय करने का अधिकार डीएम को दे दिया है। और डीएम को अधिकार जाने के बाद ही विरोध हो रहा है कि दरअसल सरकार डायरेक्ट कंट्रोल चाहती है। अब देखिए, सुनवाई में जो आज बड़ी बड़ी बातें रखी गई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास हुआ था और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कैवियट दाखिल कर दी थी, यानी कि पहले ही मांग कर ली थी कि भाई हमारा पक्ष पहले सुना जाए, उसके बाद विपक्ष का। और ये कहा गया कि जब से कानून की शक्ल में आया है तब से ही दबाव बनाने के लिए एक तरह से दंगे हो रहे हैं, बंगाल का जिक्र होता है। और देखिए, विरोध का कारण क्या है वो भी हम आपको बताते थे। फैसला लेने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ना होकर डीएम के पास है। ये एक बड़ा कारण है विरोध की वजह से। ये जो विरोध कर रहे हैं, विपक्ष कहता है कि धर्म विशेष के मौलिक अधिकारों का हनन है, और तो और विपक्ष ये कहता है कि वक्फ के संशोधन समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसका विरोध है इस बिल के अंदर। अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। वक्फ बोर्ड ओपनली ये कहता है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को संपत्ति डोनेट कर सकता है, वो किसी भी गैर मुस्लिम से संपत्ति लेने के लिए तैयार है। पर अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनता है वो उनको आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, जो हमारे अधिवक्ताओं ने, हमने उस चीज का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज स्टे लगे, तो उसमें भी वो नाकाम रहे। जजेस ने कमेंट में ये भी कहा कि एक समय में दिल्ली हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड कह करके क्लेम किया जा रहा था। तो उस चीज को लेकर के हमने आपत्ति उठाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरवाइव करेंगी और स्टे नहीं लगेगा। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बारे में जब अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दरअसल ईडी को खत्म कर देना चाहिए। वो अलग बात है कि कभी कांग्रेस ने ही ईडी को बनाया था, जिसे कांग्रेस ने बनाया था आज वही कांग्रेस को परेशान कर रही है। कुल मिलाकर अखिलेश बड़ा वार भी करते हैं और सवाल भी उठा देते हैं। हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ही आ रही है। संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने आज सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपना बयान दर्ज करवाया। आयोग के सामने पेश होने के बाद बर्क कहते हैं कि जो मुझसे जानकारी मांगी गई, जो सवाल पूछे गए, उनकी जानकारी मैंने आयोग को उपलब्ध करा दी है। आरोप और उनके सबूत दो अलग बातें हैं। जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। मैं देश की जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हूं, देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। मेरा काम है कि मैं संविधान और कानून पर भरोसा करते हुए देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाऊं। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में आस्था दिखाई। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। आप देख सकते हैं कि न्यायिक जांच आयोग जो बनाया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी जो मामले की जांच कर रही है पूरी हिंसा के मामले की, उसको लेकर के यहाँ पर जो है जियाउर रहमान बर्क को आज न्यायिक जांच आयोग ने तलब किया था। लिहाजा वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तकरीबन कई घंटे की लंबी जो है पूछताछ की गई है। तमाम जो बयान है वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए गए हैं। उनका साफ कहना है कि उनसे जो भी सवाल, जो भी जवाब किए गए, उनका उन्होंने बाखूबी जवाब दिया है और उनको ये भरोसा है कि आयोग जो जांच कर रहा है उस पर उन्होंने विश्वास जताया है। इसके अलावा जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर भी उन्होंने भरोसा जताया है। उनको ये लगता है कि जो तमाम संभल पुलिस की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, मुकदमा दर्ज कराया गया और तमाम चीज़ें जो रखी गई उसका वो पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनको फंसाया गया है, क्योंकि जिस वक्त ये हिंसा हुई उस वक्त वो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे। लिहाजा इस पूरे मामले की वो जांच जो है उसको सरकार द्वारा जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और जो पूरे मामले की जांच कर रही। तो आज सांसद जो खुद पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने आयोग के सामने अपने बयान जो है दर्ज कराए हैं। कैमरा पर्सन मेहंदी हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। हाँ, जहाँ तक आरोप की बात है, आरोप चीज़ अलग होती है और उसको साबित करना अलग रहता है। आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, लेकिन मैंने पहले से ही कहा है कि वो गलत है और इसलिए जो चीज़ आरोप लगाए गए हैं, ये उम्मीद है कि मुझे माननीय न्यायालय पर विश्वास है कि वो चीज़ सारी चीज़ ख़त्म होंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। ट्रायल जब कोर्ट में होगा तो उसके अंदर सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यकीनन आज ये आयोग बना है तो मैं यहाँ भी इसी उम्मीद के साथ में हाजिर हुआ हूँ कि हमें और हमारी जनता को, हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा। और आयोग के अंदर जाहिर सी बात है कि अहम लोग हैं और वो ऐसी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे जिससे कि सच्चाई, ईमानदारी के साथ में सभी लोगों के साथ में इंसाफ मिल सके। सांसद जी से भी बातचीत हो गई है, उनके जो विधायक जी के पुत्र हैं उनसे ही बातचीत समाप्त हो गई है। तो सर एक चीज बता दी, जैसे उनके ऊपर जो क्रिमिनल केस दर्ज है और ये इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्रिमिनल केस से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो घटना के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, घटना क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, घटना आगे भविष्य में ना हो इसके लिए क्या प्रबंध किए जाए। खबर लखनऊ से आपको बता दें, न्यायिक आयोग के दफ्तर पहुंचे एमएलए इकबाल महमूद और उनका बेटा सोहेल महमूद पहुंचते हैं। एमएलए के बेटे सोहेल इकबाल को अपने बयान दर्ज कराने हैं। सोहेल इकबाल ने कहा है कि उस दिन वो संभल में मौजूद था। हमें कोर्ट, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक आयोग पर भरोसा है। इकबाल कहते हैं राजनीतिक साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है, ये आरोप भी वो लगा देते हैं। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद को पर ये केस लगाए गए हैं जो निराधार हैं। वहाँ पर उस वक्त आपके बेटे का नाम डाल दिया गया। बेटे का नाम बिल्कुल झूठा है। आगे बढ़ेंगे, आपसे एक सवाल है, आपको कोई बीमारी होती है, क्या आप करेंगे? आप अपना इलाज कराएंगे, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे या फिर किसी की हत्या कर देंगे? हमारे पास गाजियाबाद से खबर सामने आई जिसने विचलित किया। एक व्यक्ति को कैंसर होता है, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, इसीलिए वो पहले अपनी पत्नी को मार डालता है, फिर खुद की जान ले लेता है। सोचिए कैसी सनक है। आपको बीमारी थी, आप अपना इलाज करा सकते थे, आपने अपनी पत्नी को किस आधार पर, किस अधिकार से मार दिया? देखिए रिपोर्ट।
मैं कैंसर पीड़ित हूँ। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इलाज में पैसे खर्च हों, इसलिए ये कदम उठा रहा हूँ। ये सुसाइड नोट लिखकर एक पति ने अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपनी भी जान ले ली। अब पूरी खबर को समझिए। जहां कुलदीप त्यागी नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी नीशू त्यागी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो खुद कैंसर से जूझ रहा था, वो खुद बीमार था। उसने ये बात परिवार को नहीं बताई, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। सोचिए, सुनकर आपको हैरानी हुई या फिर नहीं? अब हम आपको वो पूरा सुसाइड नोट भी दिखाते हैं। मैं कुलदीप त्यागी कैंसर से पीड़ित हूँ। मेरे घर वालों को ये बात अभी तक मैंने नहीं बताई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाज में पैसा खर्च हो और मैं बच भी ना पाऊं, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं। अपनी घरवाली को भी अपने साथ ले जा रहा हूं क्योंकि हमने हमेशा साथ रहने की कसम खाई। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूं, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। पड़ोस के लोगों को जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली, वो हैरान हो गए। इलाके में सनसनी फैल गई। हर कोई डर की निगाह से घर की तरफ देख रहा था। घटना की जानकारी पुलिस को भी मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अप्रैल 2025 को थाना नंदग्राम में कुलदीप त्यागी नामक एक 46 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अपनी और अपनी पत्नी की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार करके हत्या कर दी गई और खुद भी आत्महत्या कर लिया गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कुलदीप त्यागी जो मृतक है उसके द्वारा बताया गया है कि वो कैंसर से पीड़ित है, जिसका उसके घर वालों को पता नहीं है और वो नहीं चाहता कि इलाज में पैसे खर्च हो, इसलिए खुद और अपनी पत्नी की जान ले रहा है। इस संबंध में जांच की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किसी का बीमार होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अपनी बीमारी की सजा पत्नी को देना कितना सही? सोचिए किस सोच का नतीजा है। क्या सवाल नहीं उठते कि एक पति को इतनी खतरनाक सोच कहां से आई कि अपनी बीमारी की सजा अपनी पत्नी को दे? कैंसर की सजा कत्ल क्यों? कैंसर था तो इलाज क्यों नहीं कराया? कैंसर था तो पत्नी को क्यों मार दिया? पत्नी को मारने का हक पति को किसने दिया? जिंदगी से कीमती पैसे क्यों? हिंसक घटनाएं किस सोच का प्रमाण है? मैं कैंसर पीड़ित हूं। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इलाज में पैसे खर्च हो, इसलिए ये कदम उठा रहा हूं। हम आपको इन सवालों के साथ छोड़ते हैं कि आखिर कुलदीप त्यागी ने जो किया वो कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक और खबर आपको बताते हैं। इश्क, बगावत और भागम भाग। यूपी की सबसे सनसनीखेज लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ चुका है। सास और दामाद जो बने थे प्रेमी अब खुद लौटे गांव, वो भी फिल्मी अंदाज में। सवाल तो यह है कि क्या ये कहानी अब शादी में बदलेगी या फिर कोई और तूफान लाने वाली है? देखिए रिपोर्ट। फरार सास दामाद आए वापस। फिल्मी स्टाइल में गांव में ली एंट्री। कार से उतरे दामाद और सास। सास दामाद ने खाई जीने मरने की कस्में। यूपी के इस समय की सबसे चर्चित कपल अलीगढ़ के प्रेमी सास और दामाद हैं। आखिरकार ये पुलिस की हिरासत में आ ही गए। और तो और दोनों खुद ही गांव वापस लौटे, वो भी फिल्मी स्टाइल में। पत्नी गाड़ी से उतरी और बोली। दामाद ने दिया सहारा, साथ भागने का लिया फैसला। खुदकुशी की चाह, दामाद ने हौसला बढ़ाया। पति से परेशान होकर दामाद के साथ भागी। नकदी लेकर भागने की बात झूठी। पाजेब, मंगलसूत्र और एक जोड़ी कपड़े लेकर गई थी। बस ये तो यहाँ पहन के गई, ये वैसे ही मंगलसूत्र, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। हाँ, मैं मवेशिया पालती हूँ। औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिया? भाड़े की कार से दोनों सास और दामाद जब थाने पहुंचे तो गांव में हलचल मच गई। सपना देवी के पति ने अचानक से अपना बयान बदल दिया। जो आदमी पहले कह रहा था कि अब कभी अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा, वो अब पत्नी को वापस रखने को तैयार है।
जो ये 3.5 लाख रुपए कैश, 5.5 लाख रुपए का जो जेवर गया है, उसी की मुझे योगी जी से मांग है, मुझे ये सामान वापस लौटाया जाए। और पत्नी से भी जो भी गलती जो भी हुई है, मैं मेरे सामने आके अगर ऐसा कुछ बोलेगी तो मैं रखने के लिए भी तैयार हूँ। 9 अप्रैल को सास दामाद के फरार होने की खबर आई। 16 अप्रैल को बेटी की शादी थी। उसी दिन गांव वापस लौट आई फरार मां। ये लव स्टोरी पूरे देश में ट्रेंडिंग है। इस वायरल लव स्टोरी को कभी तंत्र मंत्र और कभी वशीकरण का नाम भी दिया गया, तो कभी हवस का नाम भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है। कटघर क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने पीतल कारोबारी का घर जो है उसे निशाना बनाया। कारोबारी को बंधक बनाकर लूटकर बदमाश फरार हुए। 15 लाख का कैश, 85 ग्राम जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर लूटी है। हथियारों के दम पर कारोबारी को बांधकर फरार हुए बदमाश। कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नंगला जिगर कंपाउंड की घटना। हाफिज शमसुर रहमान के घर को 4 बदमाशों ने निशाना बनाया है। बड़ी खबर। तो 15 लाख कैश और 85 ग्राम जेवर। आप सोच रहे हैं 10 ग्राम जेवर की कीमत सोने की अगर सिर्फ हम बात करते हैं तो अब तो 96-97 हज़ार हो चुका है। और ज्वेलरी है तो मेकिंग चार्जेस आप अलग से देते ही हैं। तो अगर आप 80 ग्राम सोना भी गया तो 8-10 लाख रुपए तो यूं ही हो जाते हैं। 4 बदमाशों का जिक्र हो रहा है। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बड़ी खबर। पीतल कारोबारी का घर था जहां इन्होंने हाथ साफ किया। और ऐसी घटनाएं जो है बिना रेकी के संभव नहीं होती। प्रॉपर टाइमिंग के साथ मॉनिटरिंग की जाती है, रेकी की जाती है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आजकल शादी ब्याह जो है थोड़ा सा विवादों में ही रहता है। मेरठ से खबर आई, निकाह के 1 घंटे बाद दुल्हन को मंडप में तलाक दे दिया गया। दहेज में गाड़ी नहीं मिली तो दूल्हे ने 3 तलाक दे दिया। लड़के के जीजा भाई के लिए चेन अंगूठी की मांग की गई। 3 तलाक देते ही मंडप में हड़कंप मच गया। यानी कि जो शामियाना होता है जहां शादी होती है इस्लामिक कल्चर के हिसाब से, और लड़की पक्ष ने बारातियों को बंधक बनाकर पीट दिया। सगाई के बाद गाजियाबाद से मेरठ आई थी बारात। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। थाने में समझौते के लिए दोनों पक्षों में पंचायत हुई। रोटा थाना क्षेत्र के आरएस फार्म हाउस का मामला है। तो पिछले दिनों खबर आई थी कि दहेज की बात तो अब आ रही है, लेकिन जूता चुराई में पैसे नहीं दिए तो लड़ाई हो गई। और यहां पर कहा जा रहा है कि गाड़ी मांगी गई, ज्वेलरी मांगी गई। बारात आई हुई थी, उस दौरान उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई लेन देन को लेकर, और फिर ये भी सूचना प्राप्त हुई, लोगों के द्वारा बताया गया कि जो दूल्हा है उसने उसी तत्समय ही बारात के दौरान ही तलाक आदि भी दे दिया है। इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है। थाना रोहटा के द्वारा इस प्रकरण में जांच की जा रही है। दोनों पक्ष, जो वर पक्ष हैं और कन्या पक्ष, दोनों पक्ष आपस में कुछ संवाद भी कर रहे हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जो विधिक कार्यवाही है वो थाना रोहटा के द्वारा संपादित की जाएगी। फिलहाल वो दोनों लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं और थाने के द्वारा जांच की जा रही है। और ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, शोएब जिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शोएब, जिस तरह से खबर आई है, गाड़ी मांगी गई, ज्वेलरी मांगी गई, उसके बाद बंधक बनाया गया, मारपीट हुई। आप डिटेल बताइएगा कि और क्या इसके अंदर की कहानी छुपी हुई है। बिल्कुल, ये जो करीब 6 महीने पहले जो थी इस युवक की सगाई जो थी इस युवती से हुई थी। उसके बाद जो आज था वो निकाह तय हुआ था। उसके बाद जब दूल्हा जो है अपने रिश्तेदारों को लेकर बारात लेकर आरएस मंडप पहुंचा, तो उसी दौरान जो वहां पर दूसरा जो इसका जो ताऊ थे लड़की के, वहां भी मंडप में दूसरी शादी हो रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी जो है क्रेटा कार खड़ी हुई है, तो दूल्हा जो था उसने डिमांड करी कि उसको दहेज में जो है क्रेटा कार दी जाए। जो उसका भाई है उसको सोने की अंगूठी और सोने की चैन दी जाए, और साथ में जो उसके जीजा है उनको भी एक बुलेट बाइक और जो है सोने की चैन अंगूठी दी जाए। जो लड़की के पिता थे वो सब ये करने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे और ये इस समय जो बात करने की स्थिति नहीं है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। इतना सुनते ही जो है वो
वो दूल्हा नाराज हो गया उसने मंडप में, क्योंकि निकाह को चंद घंटे ही बीते थे, करीब बताया जा रहा है कि 1 घंटा ही बीता था, उसके बाद उसने ये दूल्हे ने डिमांड करी थी, जिसके बाद दूल्हा जो था वो काफी आक्रोशित हो गया। उसने भरे मंडप में जो थी वो 3 तलाक दे दी दुल्हन को, जिसके बाद जो शादी का माहौल था वो पूरी तरह से एक तरह से मातम में तब्दील हो गया। जो लड़की पक्ष था वो काफी आक्रोशित हो गया, उन्होंने बारातियों को बंधक बना लिया और उनके साथ वहां पर मारपीट की। मारपीट के दौरान काफी हंगामा हुआ, काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस दोनों पक्षों को किसी तरह समझा बुझाकर थाने लेकर आई। थाने जब लाया गया तो लड़के से पूछा गया कि उसने तलाक क्यों दी है, तो उसने थाने में भी कबूल करा कि उसको भी उसकी हसरत थी कि उसकी जब शादी हो तो कहीं ना कहीं उसको भी कार मिले, उसको बड़ा दहेज मिले, क्योंकि जो सगाई थी, सगाई में भी जो लड़की पक्ष है उसका कहना है उन्होंने करीब 8 से 10 लाख रुपए खर्च करे थे और इससे अलग सोने चांदी की जो ज्वेलरी थी वो दी गई थी। तो इन्हें लड़के वालों को मंशा यही थी कि कहीं ना कहीं शादी में भी अब गाड़ी मिलेगी और जो दहेज है वो बड़ा मिलेगा। उसके बाद घंटे में करीब 2 से 3 घंटे तक थाने में पंचायत चली, काफी देर तक पंचायत चली। जो लड़का पक्ष था उसने अपना पूरा खर्चा बताया और जो लड़की पक्ष था उसने ही बताया कि उसका काफी खर्चा हुआ है, 10 लाख सगाई का खर्चा बताया। जो बारात आई थी उसका जो मंडप था वो भी सिर्फ 1 ही लाख रुपए में बुक हुआ था और उसके बाद जो खाना था और दूसरी चीजें थी वो सारा खर्चा जो लड़की पक्ष ने उनसे मांगने के लिए कहा, लेकिन अभी तक समझौते की कोई बात नहीं बनी है। उसके बाद जो लड़की पक्ष है उसने दूल्हे पक्ष के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें उसके जीजा को, उसके भाई को और जो दूल्हा है उसको नामजद करा है। अब पुलिस का कहना है अब इस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शोएब, और एक और बड़ी बात यह है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन 3 तलाक पर कानून बन चुका है और 3 तलाक सिर्फ कह देने भर से पॉसिबल भी नहीं है। तो देखते हैं पुलिस इस मामले को कैसे हैंडल करती है। आगे बढ़ते हैं, मुरादाबाद से खबर आ रही है, मूड़ापाड़े क्षेत्र में दिन दहाड़े दबंगों ने मचाया तांडव। दबंगों ने घर में घुसकर युवक को बेरहमी से पीट दिया। 2 पक्षों के बीच जमकर चले थे लाठी डंडे, बवाल और मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। महिलाओं को भी दौड़ा कर पीटा गया। बवाल में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। थाना मूड़ापाड़े के गांव मिलक भुजपुर की घटना ये बताई जा रही है। देखिएगा जरा तस्वीरें, महिलाओं के हाथ में भी डंडा है। अब ये डिफेंस में है या अटैक करने के लिए। यहां पर एक व्यक्ति जख्मी है, एक महिला उसे गोद में लिए हुए है। देखिएगा जरा, देखिए जरा, मुरादाबाद से खबर है ये देखिएगा जरा, पूरी ताकत से देखिए इस महिला को ये व्यक्ति डंडा मारता है। आप सोचिए, क्या आसपास लोग दौड़ते भी हैं बचाने के लिए। खबर जालौन से, पत्नी से प्रताड़ित पति ने पुलिस से लगाई गुहार। व्यक्ति ने पुलिस से लगाई जान बचाने की गुहार। पत्नी के साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो इस व्यक्ति ने गुहार लगाई है कि इसे बचाया जाए। पत्नी ने साथियों के साथ मिलकर इसके साथ मारपीट की है। एक तरफ ये खूबसूरत तस्वीरें, दूसरी तरफ पति के साथ मारपीट। यह आरोप लगा है इस दुल्हन पर, इस महिला पर। का नाम वंशिका राज है। हमारी 13 नवंबर 2024 को शादी हुई है। उसके बाद से आज की तारीख तक वो मुझे घर में प्रताड़ित कर रही है, मार रही है, घर वालों को गालियां दे रही है और वो हर बार यही कोशिश करती है कुछ ना कुछ केस लगा के मारने का। और कल की रात को जब मुझे कानपुर बुलाया, मैं कानपुर गया तो वहाँ पे 4 लोगों के साथ मिल के मुझे मारने की कोशिश की है। वहाँ से मुझे गाड़ी में बिठा के वहाँ से मारा है, अपने घर पे ले जाके 2 घंटे मुझे वहाँ पे मारा है। तो मैं बस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी से रक्षा करो, मुझे यहाँ से बचा लो, क्योंकि ये मेरी नौकरी चाहती है कि मैं मर जाऊँ, उसके बाद ये नौकरी मेरी पा जाए।